नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही की शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया और किरण चौधरी के आरोपों के बाद स्पीकर ने जानकारी दी। इसके अलावा भी विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों से कई सवाल पूछे, जिसका सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो बजट सत्र के 8वें दिन की अगर बात की जाए तो सदन का माहौल गरमाया रहा। किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए और साथ ही कई तरह की मांग भी विपक्ष की तरफ से सत्र के 8वें दिन उठाई गई हैं। किरण चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया और किरण चौधरी ने कहा कि कल ही सदन में कैग रिपोर्ट दी गई थी। तो विधानसभा में आज की अगर कार्यवाही की बात की जाए तो जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया रहा वो कैग रिपोर्ट का मुद्दा था, जो किरण चौधरी की तरफ से उठाया गया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो किसानों का मुद्दा, चूंकि बजट सत्र में लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है और आज भी किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई है। तो कई अहम मुद्दों पर विधानसभा में आज चर्चा रही है। बजट सत्र का ये 8वां दिन था। तो विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा रही है। अगर बात की जाए सदन की कार्यवाही की तो कई अहम मुद्दे रहे, जिसमें किसानों का मुद्दा रहा, कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से और जमकर बहस भी हुई। विधायक रघुवीर कादियान ने भी किसानों का मुद्दा आज सदन की कार्यवाही के दौरान उठाया और साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि हर तरह का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र के 8वें दिन सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। किरण चौधरी ने कहा कि 5 तारीख को ही कैग की रिपोर्ट आ चुकी थी और बजट के दिन इस रिपोर्ट को टेबल पर होना चाहिए था। किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सवालों से बचने के लिए कैग रिपोर्ट लाने में देरी की। वहीं किरण चौधरी के आरोप पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। स्पीकर ने कहा कि बीएससी की बैठक में सब कुछ तय था, किस दिन क्या होगा ये सब पहले से तय है। मैं कैग रिपोर्ट की बात कर रही हूँ अध्यक्ष जी, पेपर ले की बात नहीं कर रही मैं कैग रिपोर्ट की बात कर रही। वैसे तो मैं एक मिनट सुनिए तो मलिक साहब, इतना सारा मतलब वो उसमें टेबल करके हम सारा बताते हैं। मलिक साहब, वैसे मैं आपको एक श्योर करता हूँ कि कैग रिपोर्ट क्योंकि साल बाद आती है, अब तो नेक्स्ट ईयर आएगी जी। अब तो नेक्स्ट अगर आगे आएगी तो वो शुरू में ही जिस दिन आएगी उससे नेक्स्ट डे हम टेबल करेंगे। अध्यक्ष जी बिल्कुल ये बात सही है कि 2 दिन 4 दिन पहले आनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ताकि सदस्य पढ़ सकें। और लेकिन अगर ये हुई है तो ये पेपर ले में ही आती है वैसे, लेकिन कैग रिपोर्ट अलग से हम इसको टेबल करने की। अध्यक्ष जी इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर करिए कि ये क्यों करा गया इस बार, क्योंकि बजट बहुत अहम चीज है। एक्चुअली क्या है कि पहले जो प्रैक्टिस रही है वो पेपर लेके टाइम ही ये कैग रिपोर्ट जो है लेकी जाती है। अब बीएससी के अंदर जब तय हो गया कि इस दिन पेपर ले होंगे तो उस तरीके से ये कल प्रस्तुत की गई। वहीं विधायक कमल गुप्ता ने बिजली मंत्री से पूछा कि क्या हिसार में भूमिगत बिजली वितरण प्रणाली का प्रस्ताव है। इसका जवाब तो बिजली मंत्री ने दिया ही, साथ ही कमल गुप्ता का सुझाव कंसीडर करने की बात भी कही। और उसमें 1222 करोड़ रुपया का हमने ऑलरेडी उसका वर्क अलॉट कर दिया गया। अलग अलग 4 बड़ी कंपनीज है। मैं उससे पहले आपसे ये बताऊं कि ऐसे प्रोजेक्ट चेन्नई में, बेंगलोर में और उसके बाद बॉम्बे में और दिल्ली में, हरिद्वार और वाराणसी, केवल इन्हीं सिटीज़ में लिए गए हैं। गुड़गामा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्टेट के पहले डिस्ट्रिक्ट को इस मामले में लिया है। उसमें अलग अलग कंपनीज को, टेलीलिंक लिमिटेड एक है, 2 टाटाज की कंपनी है और एक और कंपनी है, जिन चारों को ये काम दे दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कांग्रेस के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में होने जैसा व्यवहार कर रही है। इसके अलावा विधानसभा में
कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने किसानों का मुद्दा उठाया। कादियान के मुताबिक किसान मुश्किल में हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं। कादियान को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों को हर तरह का मुआवजा दे रहे हैं और चूक हुई है तो दोबारा स्टडी कराई जाएगी। आधा दाना कच्चा है तो कच्चा ही रहेगा। आप कमेटी बनाओ। क्या तो मैं जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ले आए, अगर कोई मेरी बात में कोई फर्क पा जाए तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि बेरी हल्के के 49 गाँव में डैमेज है और वो 60% से 80% है। इसलिए मेरा कॉल अटेंशन मोशन स्पीकर सर, एक किसान है, वो मेहनत करता है, खेत बांटता है, सारा बीज बोता है, वीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो गिरता है, रुखाड़ करता है, पानी देता है उसमें, और वो जब फसल तैयार होती है वो उसके सपने होते हैं कि भाई मेरा सपना मैं अपने बच्चों के हाथ पीले करूँगा, मैं को दूसरे खर्चे निकालूंगा। और फिर इस तरह से अगर ये बात हो गई तो ये जो है ना जी, ये रिपोर्ट जो है ये रिलायबल नहीं है और इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप कमेटी बनाओ और चेक हो जाएगा जी सारा। शॉर्ट करेंगे। परसों भी कई जगह हरियाणा प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, उसकी रिपोर्ट्स भी अवेटेड है। अगर ये बता रहे हैं कि इस दौरान भी वहाँ फसलों को नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसके अंदर अगर उस एरिया का यील्ड जो है वो पिछले वर्ष से कम आता है तो भी किसान को उसका मुआवजा दिया जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक रिपोर्ट मंगवाई जाए, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके एक रिपोर्ट दोबारा सॉर्ट कर इनको लिखित तौर पे जमा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग द्वारा गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी और सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पूरे हरियाणा के अंदर क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत जो सबसे छोटी सरकार है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और इसका नज़रिया भी हमारे सामने आया है कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, जिनके पास कोई एक्विजिशन का या किसी तरह से एग्रीकल्चर रेवेन्यू का सरप्लस फंड्स थे, उनने अपनी चौपालों को कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करने का काम किया है। आज जिस ग्राम के अंदर खुद के फंड्स पड़े हैं वो उनको ऑटोनॉमी है कि यूटिलाइज करके डेवलप कर सकते हैं। पर माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं समझता हूँ कई ऐसी हमारी ग्राम पंचायतें जिनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल हम ये प्रयास करेंगे, एक प्रयास चौधरी देवीलाल जी ने किया था मैचिंग ग्रांट का, आने वाले जो वित्त वर्ष है इसके अंदर मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था को और बढ़ाएंगे, जिससे जितना ग्राम पंचायत की इन्वेस्टमेंट होगी या गांव की सामाजिक तौर पर कलेक्शन की इन्वेस्टमेंट होगी, सरकार उसको मैच कर एटलीस्ट कम्युनिटी सेंटर इस तरह के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा सदन में बुधवार को हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। अब 18 मार्च को बजट सत्र का आखिरी दिन है। देखना यह है कि सत्र के अंतिम दिन विधानसभा का माहौल कैसा रहता है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पंचकुला में होगी और डिप्टी सीएम ने कहा है कि ओलंपिक में हरियाणा का 50% योगदान होगा। साथ ही बजट और वसूली वाले बिल पर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी है। उसके अंदर जो कोई टेक्निकल चेंजेस थे जो यूजीसी के नॉर्म्स की वजह से आए थे, उसको सरकार ने विड्रॉ कर फ्रेश डाला है। और मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हरियाणा में होगी, जो प्रदेश देश का 33% मेडल टैली देता है, वही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर पाएगा, जो आने वाले समय में इस 33% को भी 50% पे ले जाने का काम करे। हमारी तो प्राथमिकता है कि खेलों को और बढ़ावा दिया जाए, और उसके लिए जहाँ एक और पर खेलो इंडिया हमारे प्रदेश को मिला है 2021 का, उसके साथ साथ जो मैंने पीछे भी कही थी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप
मेरी कॉमनवेल्थ के एज प्रेसिडेंट, चेयरमैन भी और तमाम अलग सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा भी हुई है और पंचकुला के अंदर अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप पंचकुला के अंदर करवाएंगे, जो कि अपने आप में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, मगर कोई प्रोटेस्ट अगर वॉयलेंट हो जाए और उससे कोई जान माल को नुकसान होता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि विधेयक के तौर पर कानून में परिवर्तन करना आज समय की ज़रूरत भी है। ऐसा कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं है जिसको कह दिया जाए कि ड्रैकोनियन लॉ है। हाँ, बिल्कुल उसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई जान माल का नुकसान करता है तो उससे रिकवरी जो है वो टाइमली मैनर में करी जाए। उसके लिए प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए कि बजट के अंदर हमें ऐतिहासिक कार्य करने का मौका मिला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के तौर पर आज 12-13 हज़ार करोड़ का एक बैंक मिला है, वहीं उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर आज रूरल डेवलपमेंट को एडिशनल 1500 करोड़ मिले हैं, जिससे मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं देश की सबसे छोटी पंचायत जो सरकारें हैं, पंचायतें हैं, उनको और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और वहीं देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हर दिन कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो रहा है। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में हरियाणा 8वें नंबर पर आता है। कोरोना को लेकर इस वक्त पूरा देश चिंतित है और इसी के मद्देनजर पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और जरूरी निर्देश दिए हैं। कोरोना आया तो पूरी दुनिया को थाम कर रख दिया। लोगों की ऐसी परीक्षा ली कि हर कोई त्राहिमाम करने लगा। लेकिन एक बार फिर कोरोना ऐसी वापसी कर रहा है जिससे देशवासियों की टेंशन बढ़ने लगी है। देश में 3 महीने बाद करीब 29,000 कोरोना केस दर्ज किए गए और 188 लोगों की जान चली गई। इसके अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 है। मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी से देश में शुरू हुई वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 3.5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगर बात प्रदेश की करें तो यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कोरोना प्रभावित टॉप 10 राज्यों में हरियाणा 8वें नंबर पर है। लिस्ट में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़, 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश, 7वें नंबर पर तमिलनाडु और 8वें नंबर पर हरियाणा है। इसी के साथ साथ 9वें नंबर पर दिल्ली। हालांकि हरियाणा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि आने वाले वक्त यानी कि सोमवार और मंगलवार को वैक्सीन ड्राइव चलाया जाएगा। जो आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब राजेश भूषण जी ने जो कुछ बताया गया है उसको सारे को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग इसका जो अभी थोड़े पिछले दिनों में कम कर दिया गया था, हमारा मैक्सिमम 35,000 पर डे ये टेस्टिंग का एक आंकड़ा हमने छुआ था। धीरे धीरे वो 15,000 पर आया है, लेकिन आज ही हमने तय किया है कि इसको हम 25,000 पर तुरंत ले जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब पर डे 25,000 की टेस्टिंग हमारी होगी। RT-PCR टेस्टिंग हमारी 93% है और मैं समझता हूँ इससे भी और आगे बढ़ाने का हम सब ये प्रयत्न करेंगे। इसके अंदर एक जो विशेष बात मुझे जोड़नी है, हमारे यहाँ जो टेस्टिंग हुई है या जो केसेस बढ़े हैं उसके अंदर कुछ जिलों में, खास करके करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में स्कूलों के अंदर कुछ विद्यार्थी वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और पूरे हरियाणा में पिछले यानी पहला सप्ताह मार्च का है, उसके अंदर 1167 स्कूल विद्यार्थी उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे सब स्कूलों में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जहाँ आवश्यकता होगी टेस्टिंग की, पहले स्क्रीनिंग करा करके और एक अभियान लेकर के इन स्कूलों में हम ये सब काम ये कर रहे हैं। कुछ स्कूलों को हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमने जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए 5 मंत्र भी दिए। दवाई भी, कड़ाई भी का पालन करना होगा। आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाना ही होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया जाए। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकारी प्राइवेट किसी में भी वैक्सीन लगाने की सुविधा हो। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना होगा। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार हर रोज 20,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां ताजा मामलों के करीब 75% केस सामने आ रही हैं। देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में कोरोना से बचाव के लिए बंद स्कूल और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाने के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में जरूरत है सावधानी का कवच पहनने की, ताकि हम खुद के साथ ही अपनों को इस खतरनाक महामारी से बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा सरकार ने 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे स्कूल जिनमें 25 से कम विद्यार्थी हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार छात्रों के दाखिले 1 महीना देरी से होंगे, यानी 1 अप्रैल की बजाय 1 मई से शुरू होने की संभावना है। कुछ जो टीचर थे उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि हम संख्या बढ़ाएंगे, प्रयास करते हैं, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1057 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां संख्या जो है 25 से भी कम है। तो ऐसे स्कूल चलाना फिजिबल नहीं था, इसलिए उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उनमें ज़्यादातर स्कूल ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में 2 स्कूल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। और यदि कुछ एक गाँव में नहीं भी है तो बहुत छोटी है, वो ढाणी है, इस प्रकार से बच्चे आसपास के स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी स्कूल में जहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे हैं, उन पे 1 या 2 टीचर नियुक्त करना मैं समझता हूँ फिजिबल नहीं था, इसलिए उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कोई भी समस्या आती है, हमें कहीं भी नजर आएगी तो तुरंत हम निर्णय लेंगे। स्कूल बंद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई जिद नहीं है। स्कूल को, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, तो हमारा पूरा ध्यान है उस पर। पिछली बार भी जब एक समस्या आई थी तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया था और स्कूलों को बंद कर दिया था। और हमारा भी है कि थोड़ा बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो क्योंकि कोविड की वजह से बहुत प्रभावित हुई उनकी एजुकेशन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ऐसा हमारा सोचना है। कोई बहुत ज़्यादा लेट होने वाला नहीं, हद से ज़्यादा 1 महीना लेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। कुमारी सैलजा ने कहा है कि दोनों उपचुनाव को लेकर
कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सब एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेंगे। साथ ही बीजेपी और जेजेपी पर बोलते हुए शैलजा ने कहा है कि उपचुनाव से दोनों पार्टी दूर भाग रही। तो इस आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह। भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं है। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने, भाई अनेकों बार पक्ष विपक्ष लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नज़रबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष, ये गलत नीतियों के खिलाफ। और वहीं समालखा विधायक धर्म सिंह चौकर और उनके साले के निवास के साथ अन्य ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग ने सुबह रेड मारी है। सुबह 6 बजे ईडी और आयकर विभाग 3 टीम छापेमारी करने विधायक के आवास पर पहुंची। तीनों टीमों ने विधायक चौकर के घर, पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर रेड मारी है। वहां से कुछ दस्तावेज जुटाए हैं। जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी की संभावना के चलते विभाग की टीम ने छापेमारी की है। विधायक के ऊपर जमीन खरीदने में गड़बड़ी के भी आरोप हैं। ईडी और आयकर विभाग की गुरुग्राम टीम ने यह छापेमारी की। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।